वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग CPWA कोड पढ़ रहे हैं और उसमें से रेवेन्यू रिसीट का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा है, मोटा मोटी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट जो लोग नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको देखने में और समझने में कोई परेशानी ना हो। बेसिकली रेवेन्यू रिसीट के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसमें से रिसीट तीन तरह के होते हैं। रिसीट तीन तरह का होता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट और पब्लिक अकाउंट के रिसीट। ठीक है ना, इसमें से ये और ये दोनों ही नहीं लेने हैं, केवल इसको लेना है, रेवेन्यू रिसीट। मैंने जो अपने थंबनेल में लगाया है, एक्चुअल में सरकार की वास्तविक आय यही है, सरकार की वास्तविक आय। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में बहुत सारे और रिसीट भी लिए जाते हैं, लेकिन वो सरकार की आमदनी नहीं कही जाती है, सरकार की आमदनी इसी को कही जाती है। रेवेन्यू रिसीट के मामले में जब हम लोग देख रहे हैं तो CPWD के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, है ना। हम लोगों ने तो यहाँ पे देखा है गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में, CPWD के परिप्रेक्ष्य में रेवेन्यू रिसीट कितने तरह का होता है, और वही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको ये बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल होते हैं या सैलरी वगैरह की जो बिल्स होते हैं, उसमें से कई सारी चीजें पेमेंट की जाती है, तो उसमें रिकवरी जो की जाती है वो सब रिसीट होता है ना। लेकिन आपको इसमें से जो फंडामेंटल रेवेन्यू रिसीट के बारे में बताया गया है, उसके लिए तीन फॉर्म बतलाए गए हैं। कौन सा फॉर्म? CPWA 46 ये फॉर्म है, 47 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, CPWA 48 और CPWA 49। ठीक है, जिसमें से दो फॉर्म्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी तरह का रिसीट होगा 46 में आएगा, CPWA 46। ठीक है, रिसीट ऑफ एनी काइंड, रिसीट ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का होगा, तो रेवेन्यू रिसीट होगा तो भी आएगा और कैपिटल रिसीट होगा तो भी आएगा, है ना। रेवेन्यू रिसीट भी आएगा, कैपिटल रिसीट भी आएगा। ठीक, कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या 8443 यानी कि जो पब्लिक अकाउंट वाला रिसीट है उसको लिया जाता है? नहीं, पब्लिक अकाउंट के रिसीट को इसमें नहीं लिया जाता है, उसके लिए अपने अपने फॉर्म है। उदाहरण के तौर पे 8443 के लिए जो फॉर्म है, 8443 के रिसीट के लिए उसका फॉर्म है फॉर्म 65, CPWA 65 और CPWA 79। उसी तरीके से 8782 के लिए जो फॉर्म है रिसीट का, उसके लिए फॉर्म का नंबर है CPWA 77। तो आप देख सकते हैं कि 46 में आपका पब्लिक अकाउंट से लेकर के जो रिसीट होता है उसको नहीं लिया जाता है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को लिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आता है फॉर्म नंबर 48। तो आप लोग अपने मेमोरी से क्या कोई मुझे बता सकेंगे कि 48 किस लिए यूज किया जाता है? मैंने 4 यूजेज बतलाए थे, फॉर्म 48 के 4 यूजेज। सर एक याद है, डिमांड। हाँ बोलिए बोलिए। डिमांड, राइट राइट राइट। और डिमांड में दोनों, ठीक है, डिमांड में आपका अगर दो ऑफिसेस में एक ही अकाउंट ऑफिस को जमा करते हैं तो डुप्लीकेट में, और अगर दो ऑफिसेस दोनों अलग अलग जगह पे जमा करते हैं तो ट्रिप्लीकेट में डिमांड करते हैं, यही ना। डुप्लीकेट वाला मामला और ट्रिप्लीकेट वाला मामला, बिल्कुल सही याद है। और कोई मुझे बताएगा? तो ए में आप दोनों समझ जाइएगा, बी में मुझे कोई और बताएगा? सर रिकवरी। बोलिए ना, बोलिए। हाँ, रिकवरी रिगार्डिंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो सर्टिफाई कर देता है, क्या? वो जो सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डिस्बर्सिंग ऑफिसर हाँ, रिगार्डिंग ठीक है, मेरे पास। ठीक है, ठीक है, कैश रिकवरी है ना। हाँ, और सी क्या है? फर्नीचर वाला, हाँ फर्नीचर है ना। रेंट हो जाए तो भी और दूसरी तरह की चीजें हो जाए तो भी, ये फॉर्म 48 तीनों में यूज करते हैं, एक्चुअली चारों में, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 के अंदर ही क्लासीफाई किया है। दैट इज वेरी गुड, आप लोगों की मेमोरी अच्छी है, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। अब हम लोग आते हैं फॉर्म 49 पे। फॉर्म 49 क्या है? दरअसल फॉर्म 49 एक रजिस्टर है, राइट। और रजिस्टर किस चीज का है? रजिस्टर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, रजिस्टर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
ये इसका कुछ और भी नाम है, मैं एक बार देख लेता हूँ कंफर्म होने के लिए। फॉर्म 49 का क्या नाम है? नहीं, रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड, इसका पूरा नाम ये है, रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। ठीक है। अच्छा, फॉर्म 49 को जब आप देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको भी कहाँ का यूज किया जाता है तो एक बार छोटे से समझते हैं। जब भी किसी भी लैंड का और बिल्डिंग का रेंट असेस करना होता है तो हम लोग कैसे असेस करते हैं? उसकी सबसे पहले कीमत निर्धारित की जाती है, उस लैंड की कीमत क्या है, या जब बिल्डिंग बना है तो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले होगा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑब्लिक हायर ऑफ या ऑब्लिक लीज। लैंड को तो लीज पे लेते हैं ना, लीज का स्पेलिंग गलत है, LEA होता है लीज, ठीक है, ऑफ लैंड। तो ये कॉस्ट उसकी एंट्री की जाती है किसमें? रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी फॉर्म 49 में। और बी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। अच्छा, क्या केवल कंस्ट्रक्शन, किसी तरह का अल्टरेशन या एडिशन नहीं? बिल्कुल शामिल है, एंड एडिशन प्लस अल्टरेशन, ठीक है ना। तो भी किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे या कोई लैंड परचेज करेंगे, उसके बाद ही हम उसको किसी को अलॉट करते हैं, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, और फिर उससे हम लाइसेंस भी रिकवर करते हैं। तो उसका कॉस्ट जब यहाँ पर फॉर्म 49 में एंटर किया जाता है एज अ पेमेंट के तौर पे, ठीक है ना, उसके बाद आपका लाइसेंस भी एसेस किया जाता है। ये बात समझ में आ रही होगी? वजह, जितना ज्यादा कीमती होगा लाइसेंस भी उतना ही अधिक होगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई पुराना बिल्डिंग है, बंगलो है, उसमें से कोई एंट्री कर रहा है और कोई नई बिल्डिंग में होगा तो उसमें असेसमेंट चेंज हो सकता है, और इसके असेसमेंट के लिए जो पावर दिए गए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए गए हैं, खासकर वैसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्टेट, DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्टेट ई, ठीक है ना, DGOE, DGOE, ठीक है। तो वहां पर उनको हर 3 साल में उसको एसेस करना होगा, राइट। और जहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्टेट नहीं है वहां पे डिविजनल ऑफिसर इसको एसेस करते हैं, किसको? लाइसेंस फी को। तो अब फॉर्म 49 का कुछ मोटा मोटी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? हाँ या ना बताइए? यस सर, यस। है ना, ठीक है। अब हम लोग एंटर करते हैं जहां पे हम लोगों ने पिछली क्लास में एंड किया था, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां तक हम लोगों ने एक मोटा मोटा चैप्टर का प्रीव्यू ले लिया है। हम लोगों ने पिछली क्लास में एंड किया था 9.3.5 में, हम लोग स्टार्ट करते हैं 9.3.6 से। देखिए 9.3.6 क्या कहता है। इससे पहले कि 9.3.5 को हम खत्म करें, आपको याद होगा कि लाइसेंस फी कैसे रिकवर करते थे। लाइसेंस फी के लिए दोनों ही चीजें थी, कैश रिकवरी और एडजस्टमेंट के द्वारा, है ना, या सॉरी, कैश रिकवरी और रिकवरी फ्रॉम पेबिल, था कि नहीं था लाइसेंस के लिए? यस सर, दो ही कर सकते बहुत हैं, कैश कैश या कैश, पेबिल से डिडक्शन, है ना, है ना। और दूसरा था कौन सा? पेबिल के में था ना, किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो मैंने बता दिया था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट के लिए तो सारा का सारा एडवांस में आपको कैश में ही लेना पड़ेगा, है। जब हम लाइसेंस रिकवर करते थे तो इसमें से एक कंडीशन था, जब डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्टेट के द्वारा जनरल पूल एकोमोडेशन में दिया जाता था, याद आ रहा है आप लोगों को? जब ऐसी स्थिति होती थी तब इंडिविजुअल वाइज हम लोग उसकी रिकवरी करते थे, लेकिन इस केस में कि जब डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्टेट का जनरल पूल एकोमोडेशन में आता है, केवल उसमें, यानी कि जब PWD की तरफ से जाता है उसमें नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट का जब जनरल पूल एकोमोडेशन में जाता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट इसको चेक या पेबिल के माध्यम से उसका रिकवरी नहीं करता है, एडजस्टमेंट नहीं करता है, उसको सीधे 0216 में बुक कर देता है, ठीक, उसको बोलते हैं फाइनल बुकिंग। तो 9.3.6 क्या कहता है देख लीजिएगा। ऑल्दो इंडिविजुअल वाइज अमाउंट इज मेंटेन्ड, अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द केस ऑफ लाइसेंस फी फॉर गवर्नमेंट क्वार्टर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल पूल एकोमोडेशन मैनेज बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट, नो मॉनिटरी सेटलमेंट इज टू बी अफेक्टेड, ठीक है। वहां पे क्या है? केस नंबर है कि जनरल पूल एकोमोडेशन, उसका मतलब क्या होता है सर? और उसमें क्या मैडम? जनरल पूल एकोमोडेशन मीन्स
जनरल पूल एकोमोडेशन का मतलब एक ऐसा क्वार्टर जिसमें एक से अधिक डिपार्टमेंट के लोगों को क्वार्टर अलॉट किया गया है। ओके ओके। मिक्स ब्रीड के घोड़े, ठीक है। यस सर। चलिए, लेकिन हाँ, लेकिन जब ये जनरल पूल एकोमोडेशन डायरेक्टर ऑफ स्टेट के अंदर में होगा, डायरेक्टर ऑफ एस्टेट के अंदर में होगा, ठीक है, तो वहां पे इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, ठीक है, लेकिन अकाउंट इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन सेटलमेंट कैश नहीं होगा, सेटलमेंट होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट 0216 में उसको बुक कर दिया जाएगा। कौन बुक करेगा? जनरल पूल एकोमोडेशन के एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 4 क्वार्टर्स जो हैं वो इरिगेशन को दिए गए हैं, ठीक है ना, और 5 क्वार्टर जो है वो रोड को दिए गए हैं, ठीक है, 6 क्वार्टर जो है वो बिल्डिंग को दिए गए हैं, ठीक है, और 2 क्वार्टर जो है वो हेल्थ को दिए गए हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। इन सभी मामलों में सेटलमेंट जो होगा अगर होता तो 4 ये अपना रिकवरी कर लेता, इसको चेक बना के देता, इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट को। ये क्या करता, रोड वाला भी 5 का अपना चेक बना के देता। इस केस में जब डायरेक्टर ऑफ स्टेट का मामला होगा वो लोग चेक बना के सेटलमेंट नहीं करेंगे। नो मॉनेटरी सेटलमेंट। मॉनेटरी सेटलमेंट लिखा है, यस सर। नो सेटलमेंट लिखा हुआ है ना। वर्ड क्या लिखा? मॉनेटरी सेटलमेंट। हाँ सर, नो मॉनेटरी सेटलमेंट। नो मॉनेटरी सेटलमेंट। बस, ठीक है, तो मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बुकिंग करेंगे। इसकी जगह पे क्या होगा? यस, डायरेक्ट बुकिंग। और डायरेक्ट बुकिंग किस हेड में होगा? 0216 में। क्लियर है? इसका जो अगला पारा है वो कहता है कि यही खेला डिफेंस के मामले में भी होगा। समझे? आपको ये पता ही है कि जब इसका रिसीट का एस्टिमेट बनता है कि अगले साल हमको कितना रिसीट मिल सकता है, तो इसका एस्टिमेट इसी साल बना दिया जाता है। तो डिफेंस के मामलों में भी इस तरह के रिसीट बनाने के लिए, मतलब इस तरह के एस्टिमेट बनाने के लिए, रिसीट का एस्टिमेट बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट को या कंसर्न CPWD को नहीं बताया जाएगा। वो लोग सीधे अपना 0216 में रिसीट का एस्टिमेट बना करके कंसर्न मिनिस्ट्री को भेजते हैं। और वो कौन सी मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। हाँ, ये क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, इसी के अंदर में CPWD ऑफिस होता है। ओके ओके, मतलब सर एस्टिमेट हम लोग एस्टिमेट बना के भेज देते हैं ना, ताकि हाँ, इसी को भेजते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, ताकि हम लोग ठीक है? को पैसा मिले। मैंने नगर विकास और गरीबी उन्मूलन का मंत्रालय, इसका पूरा नाम क्या हो गया? नगर विकास और गरीबी उन्मूलन। ये क्या मंत्रालय? पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन और रेलवेज का कैसे करते हैं सर? ऐसे ही करते हैं 2016 में, ऐसे ही करते हैं। 0216 हाँ, में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें भी वही लिखा हुआ है। क्या लिखता है? मंथली स्टेटमेंट तो बनाते हैं रिसीट का, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसको भी सेटलमेंट नहीं करते हैं। द अकाउंट कंसोलिडेटेड अथॉरिटी ऑफ द अबव मेंशन्ड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल बी रेंडर मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिसीट इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव फिगर फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर to the TCA of Ministry of Urban Development and also furnish figure under the head computer cell of CG organization to submit the monthly account. Budget forecast under for the receipt date 0216 actual for by the RPTD, ठीक है, to the Ministry of Urban Development connection with the preparation of budget estimate। हाँ, वही कह रहा है वो, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि ये CPWD के जो ऑफिसेस हैं उसमें डिफेंस वाला भी और रेलवे, पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, सब अपने एस्टीमेट डायरेक्ट देंगे किसको? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के CCA को, ठीक है, और CCA में किसको? कंप्यूटर सेल को। क्या देंगे? बजट एस्टीमेट। सर कंप्यूटर सेल क्या है? होता है जी, कंप्यूटर सेल होता है, LOC सेल होता है, आपके जैसे सेक्शन होता है ना वैसे। ओके ओके, ठीक है। 9.3.7 में कुछ नहीं लिखा, खाली इतना ही लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई क्वार्टर स्टेट के कर्मचारी को दिया गया तो चैप्टर 17 में उसको देखा जाएगा। तो हम 17 जब जाएंगे देख लेंगे। 9.3.8 में लिखा है, जो मैंने बता दिया है कि कोई पेंशनर है। हाँ बोलिए मैम।
ये कंप्यूटर सेल ऑफ सीजीए लिखा हुआ है, क्या सीजीए के अंडर सीसीए आता है, इसलिए आपने लिख दिया सीधा? सर आपने अभी जो मिनिस्ट्री जो सीपीडब्ल्यूडी जिस मिनिस्ट्री में आएगा बता रहे थे वो सर हुआ में है ना कि हुआ में है सर? क्या बोल रहे हैं? सर वो मिनिस्ट्री ऑफ हुआ में है, अर्बन है मिनिस्ट्री ऑफ, सर। आपने हाँ। जो हुपा का लिखा है ना सर, वो जो नगरीय निकाय हाँ। उसमें नहीं है वो मिनिस्ट्री में। ठीक है, मैं कंफर्म हो जाता हूँ। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है मैडम सीजीए ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऊपर में लिखा हुआ है फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर टू द सीसीए ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो सीजीए ऑर्गेनाइजेशन में सीसीए आता है, ठीक है ना, सीजीए ऑर्गेनाइजेशन में सीसीए के ऑफिस में, अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर में लिखा हुआ है। चलिए 9.3.7 मैंने बता दिया। 9.3.8 जो पेंशनर है वो प्राइवेट पार्टी की तरफ ट्रीट होते हैं, इसमें मैंने पहले ही पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। 9.3.10 कहता है पीडब्ल्यूडी असेस करेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मैं लाइसेंसी हूँ, मैंने क्वार्टर होल्ड किया है ना, और पीडब्ल्यूडी ने असेस किया है कि आपको हर महीने 300 रुपये देना होगा। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी मुझसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी ने असेस कर दिया है कि 300 देना है तो 300 देना है। अगर मुझे लगेगा तो मैं अपना क्लेम करूंगा या रिप्रेजेंटेशन दूंगा। रिप्रेजेंटेशन के बाद में अगर ये मान लिया जाता है कि हाँ आपसे ज्यादा वसूल कर लिया गया है, आपको 300 ना दे करके 280 देना था, तो वो बाद में 20 रुपया रिफंड हो जाएगा। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मेरा ज्यादा वसूल किया जा रहा है या ज्यादा एसेस कर लिया गया है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपने 300 मुझे डिसाइड किया, पर मुझे लग रहा है कि 280, तो मैं 280 दूंगा। अभी समझ गए आप बाद में वापस लीजिए। हाँ, लेकिन डिविजनल ऑफिसर ने जो असेस कर दिया है दैट इज फाइनल, वो आपको देना है तुरंत, है ना। ब्रोकन पीरियड का क्या मतलब है सर? 9.3.9 में ब्रोकन पीरियड वाला बताइए। हाँ, ब्रोकन पीरियड सुन लीजिए। ब्रोकन पीरियड में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है, तो कई बार आपको बिटवीन द मंथ ही रिलीव होना होता है। अब अगर आप डेपुटेशन में जाते हैं, एक एग्जांपल में देता हूं, हमारे यहाँ पे एक AA है और वो डेपुटेशन में चले गए गोवा, ठीक है, और गोवा के पीडब्ल्यूडी में उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि वहां पे डेपुटेशन कॉल हुआ था। तो यहाँ पे 21 दिन रहे, 21 दिन पे यहाँ पे उन्होंने क्वार्टर होल्ड किया और यहाँ पे रिलीव हुए, और फिर वहां पे गए और उनको फिर वहां पे क्वार्टर मिला, जब मिला तब मिला, वो उनका अलग मामला है। पर वो जो 21 दिन का है, राइट, तो हम वो ब्रोकन पीरियड का ही उनसे रिकवर करेंगे ना, लाइसेंस फी पूरे के पूरे महीने का रिकवर नहीं करेंगे। समझ रही हैं आप? ओके, यस, जितने दिन रहे उतने दिन का ही है ना। ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 320 रुपए लाइसेंस की है तो हम केवल 240 रुपए रिकवर करेंगे, 80 रुपए नहीं, यस सर। क्योंकि 3 हफ्ते का रिकवर करेंगे ना। चलिए आते हैं 9.4.1 रिफंड एंड रेमिशन। इसमें क्या कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिफंड एंड रेमिशन, देखिए, क्योंकि ये मामला जो आपका लाइसेंस फी से रिकवर का मामला है, टैक्स रिवेन्यू है कि नॉन टैक्स रिवेन्यू है? एक लाइन में जवाब दीजिए, एक वर्ड में। नॉन टैक्स। नॉन टैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉन टैक्स रिवेन्यू में रिफंड के लिए मैंने कौन सा हेड बताया हुआ है? 900। 900। माइनर हेड, माइनर हेड है ना। तो ये स्मॉल में मैं लिखता हूं, इसका मतलब माइनर हेड है। 900 रिफंड है ना। क्यों ये है? क्योंकि ये नॉन टैक्स रिवेन्यू NTR है। तो यहाँ पे रिफंड का वो सब नियम जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है वही लागू पड़ेगा। इसमें और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। टैक्स रिवेन्यू वाला जो सब हेड 02 वाला है उसको बिल्कुल यहाँ अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? रिफंड का मतलब यही है कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लाइसेंसी को लग रहा है कि उससे ज्यादा रिक्लेम किया गया है, तो वो फिर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन देगा। 320 रुपये 300 का एग्जांपल मैंने दिया था, 300 रुपया असेस किया गया है, जबकि बनते हैं 280, तो 20 रुपये का रिफंड दीजिए। तो जब रिफंड दीजिएगा तो 900 में 20 रुपये डेबिट कर दीजिएगा। क्लियर है? ओके सर, और वो जो 02 वाला केस है वो 800 में आएगा ना? वो केवल और केवल टैक्स रिवेन्यू में, ओके, नॉन टैक्स में नहीं। 02 नॉन टैक्स में नहीं। ओके ओके। 800 के ऊपर मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अच्छी रिसर्च की है, आज आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
नॉन हेड का मामला समझ में आ गया है ना। बच गया रेमिशन। रेमिशन क्या है? रेमिशन इज एज गुड एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। समझ गए? रेमिशन का एग्जांपल रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर को समझने के लिए मैं आपको एक पहले पारा दिखाता हूं, वहां पे आप मूव कीजिए 9.5.3। 9.5 में मूव करेंगे और उसके बाद में आप दो वर्ड देखेंगे। मैंने रिफंड पढ़ा दिया, रेमिशन पढ़ाना बाकी है, लेकिन रेमिशन को समझने के लिए आपको पहले 9.5.3 में मूव करवा रहा हूं। यहाँ पे दो माइनर हेड दिया गया है, एक 103 माइनर हेड और एक 800 माइनर हेड दिया गया है। आपने देखा है? देखिए बताइए। 103 है रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्जेस, देखिए लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं आप लोग? यस सर। ये जो मैंने सर्च किया तो ये मुझे मिला 0059 में, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी 0216 में नहीं मिला, ठीक है। 0059 में जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे ये तो मेजर हेड हो गया ना, MS 0059, बोलिए। हाँ सर, Yes, sir. रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू रिसीव। बोलिए बोलिए, है हाँ ना। सर, हाँ सर। इसमें देखिएगा ध्यान से, हाँ इसमें तीन सब मेजर हेड है, SMS 3 है सब मेजर हेड। एक है 01, ठीक, एक है 60 और एक है 80। अब आप कहेंगे 02, बिल्कुल नहीं है, समझ गए। 01 है ऑफिस बिल्डिंग, 60 है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और 80 है अदर। तो चूंकि आप लाइसेंस रिकवर कर रहे हैं, आपको 01 सब मेजर हेड से मतलब है? नहीं, नहीं, आपको तो इससे मतलब है ना, इसको बिता देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद ये फिर आपको बढ़ जाता है 103, ऊपर में भी कोई है, इससे हमको मतलब नहीं क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, और 800। ये माइनर रेट 103 है, और 103 यही है रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्जेस, ठीक है, रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्जेस। और ये क्या है? अदर रिसीट। ये पूरा एड्रेस आप लोग को समझ में आ रहा है? मैं बताता जा रहा हूँ, समझते जा रहे हैं आप लोग? मेजर हेड 0059 उसमें क्या है सर? सब मेजर हेड। सब मेजर हेड, हाँ सब मेजर हेड 60। ओके 60 ओके ओके फाइन। बिल्डिंग का है। 80 नहीं लेना है, 80 काट दिया, 0 काट दिया, 3 ही सब मेजर हेड है, ओके ओके। ठीक है। उसमें से 60 सब मेजर हेड रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है, और उसमें से जो दो माइनर हेड है 103 और 800, वही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, है नहीं? क्लियर हुआ? यस सर। इसको मिटा दूं? चलिए, 103 और 800 मैंने लिख दिया है, इसलिए अब मैं और डिटेल में लिखने वाला नहीं हूं, है ना। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0059 60 और 60 के नीचे 2। चलिए अब हम आते हैं 103। 103 क्या कहता है? आपको रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्ज है। याद कीजिए जब आपने स्टॉक चैप्टर पढ़ा था, हमने एक सुपरविजन चार्ज का नाम दिया था, आप लोगों को याद आ रहा है सुपरविजन चार्ज क्या होता है? हाँ सर, सुपरविजन चार्ज 10% देते हैं। क्या था? हाँ किससे लेते हैं? सर वो किससे? कॉन्ट्रैक्ट, वो जो मतलब अगर अदर प्राइवेट पार्टी से या अदर गवर्नमेंट से, जब हम लोग कुछ बिल्कुल स्टॉक सही। से लोन क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल। तो वो 10% किस चीज का होता है? मतलब पैसा तो 10% लेते हैं सुपरविजन चार्ज, पर वो 10% एक्चुअल में कौन सा हमने खर्च किया है जिसको हम लोग उससे लेते हैं? सर जो मतलब जैसे कि इशू रेट में जो हम लोग लगाते हैं ना, स्टोरेज चार्ज हो गया। क्या एस्टेब्लिशमेंट, हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट में हमने सैलरी दिया है, अलाउंसेस दिए हैं, उसका पैसा हम उससे लेते हैं, है ना जी? ये जो सुपरवाइज करते हैं, है ना। तो हाँ, तो जब हम बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, किसी का, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट है ना, और 60 में रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं ना, और अगर हम किसी प्राइवेट पार्टी का बिल्डिंग बना दे तो उससे जो रिकवरी होगी उसमें हमको परसेंटेज चार्ज, वही है परसेंटेज चार्ज, अपने एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा। समझ गए? समझ गए। यस सर। देखिए
आप इसको लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में पढ़िएगा। कहाँ पढ़िएगा? LMMH में, है ना। जब आप मारिएगा 103 रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्ज, एकदम यही वर्ड मारिएगा। 103 मारिएगा तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो सीधे 0059 के 103 में चले जाइएगा और यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 4, है ना। तो जब आप इसको पढ़िएगा रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्जेस को, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, मैंने पहले बताया हमने जो अपने लोगों को तनख्वाह दी है, रिलेटेबल टू द वर्क डन फॉर अदर गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरे गवर्नमेंट के लिए हमने जो काम करवाया उसमें जो अपने लोगों को तनख्वाह दी है, या लोकल फंड या प्राइवेट पार्टी, उसी रिकवरी को करते हैं मेड ऑन परसेंटेज बेसिस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट विल बी क्रेडिटेड टू द माइनर हेड। इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। इसमें परसेंट उसमें लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो डिटरमाइन किया जाता है अलग अलग। समझ गए? जी सर। है ना। चलिए हम आते हैं 800 में, इसको मिटा दे। देखिए अब हम आते हैं 800 में, अदर रिसीट। ठीक है, 800 जो होता है वो अदर रिसीट होता है, वो 2 सब हेड में होता है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला सब हेड है सेल्स प्रोसीड ऑफ डेड स्टॉक। ठीक है, तो आप अगर आपके पास में डेड स्टॉक है, डेड स्टॉक समझते हैं, मरा हुआ, इसको ऐसे समझिए आप। ठीक है, मान लीजिए कि आपका मरा हुआ आदमी नहीं है, डेड स्टॉक का मतलब एक बोरा सीमेंट है जो जम गया है, अब वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक, कूड़ा कबाड़ किसी भी तरह का, या आपका जो अखबार है जिसको कि आप रद्दी में बेचते हैं, माने वो जो कबाड़ी वाले या जो भी वो लेता है वो सब डेड स्टॉक कहलाता है। समझ रहे हैं? रद्दी, तो उसको जब बेचते हैं उससे जो आपको कीमत मिलती है वो बहुत नाम मात्र का होता है, लेकिन वो आपको कुछ तो मिलता है, हाँ कि ना। वेस्ट पेपर, ठीक है, अदर आइटम, ये हो गया एक में, और दूसरा हो गया अदर आइटम्स में। ठीक है, अदर आइटम्स में देख लीजिए यहां पे क्या क्या है, यहां पे भी है आपका अदर आइटम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो बता रहा हूं। अदर आइटम में एबीसी मैंने कहा है, यहां पे 1 2 3 लिख रहा हूं, ठीक है ना। पहला है लेफ्ट डिपॉजिट। लेफ्ट डिपॉजिट का नाम सुना है? हाँ सर। लेफ्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? हाँ, लेफ्ट डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि देखिएगा ध्यान से, 2 वर्ड आपको मिलेगा, एक तो लेफ्ट डिपॉजिट मिलेगा, एक कन्फिस्केटेड डिपॉजिट मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट डिपॉजिट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट डिपॉजिट कहता है कि जिसको 3 साल से हमने रखा हुआ है रिफंड के लिए, और कोई कॉन्ट्रैक्टर रिफंड लेने नहीं आया, तो अब अपने को उसको डालना पड़ेगा ना किसी में, तो 0059 का जो माइनर हेड वो 800 में जाएगा। एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर वो लेने आ गया तो उसको रिफंड कर देंगे, अगर वो लेने रिफंड करेंगे तो 900 में रिफंड करेंगे, और अगर वो लेने नहीं आया, नहीं 900 में रिफंड नहीं करेंगे, 8443 के पार्ट 2 में रिफंड करेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो वो अगर लेने आया, ठीक है, तो आप 8443 के पार्ट 2 में रिफंड करेंगे, और नहीं लेने आया तो उसको रेवेन्यू रिसीट में डालेंगे, तो इसी माइनर हेड में डालेंगे 800 में। क्लियर है? दूसरा फाइन्स। फाइन्स में टाइम एक्सटेंशन वाला जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम एक्सटेंशन वाले को लिक्विडेटेड डैमेज, क्या बोलते हैं उसको? अभी मैं टाइम एक्सटेंशन लिख रहा था तो आप लोगों को समझ में आएगा, अगर मैं लिक्विडेटेड डैमेज लिख दूंगा किसी को नहीं समझ में आएगा। मतलब जो ये होंगे उसी को समझ में आएगा जो डिवीजन में काम करते होंगे। तो ये फाइन है इस तरह का, इसको भी 800 में डाल देंगे। ठीक है, नंबर 3 में क्या है? कॉन्फिस्केटेड। अच्छा, कॉन्फिस्केटेड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। मान लीजिए डिपॉजिट है, राइट, जिसकी वैलिडिटी ही 1 साल की है, 1 साल के बाद में वो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो वो हो गया कॉन्फिस्केटेड डिपॉजिट, यानी कि अगर उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो तुरंत उसको हम लोग दे देते हैं बैंक को कि लाओ भैया इसका पेमेंट हमको कर दो, वरना ये तो टाइम एक्सपायर हो जाएगा ना, टाइम बार्ड जिसको बोलते हैं। सारे के सारे डिपॉजिट, सारे का सारा चेक, डिमांड ड्राफ्ट सब टाइम बार्ड होते हैं, है कि नहीं। तो उनको हम बैंक में डाल देते हैं, उसी को कहा जाता है कॉन्फिस्केटेड, उससे जो पैसा मिला वो। प्रॉफिट ऑन रीएवैल्यूएशन ऑफ स्टोर, स्टोर का रीएवैल्यूएशन किया गया और उसमें आपको लग रहा है कि कीमत बढ़ गई है,
सीमेंट आपने खरीदा था 300 रुपए का, अब उसकी कीमत 400 रुपए की हो गई है, तो 100 रुपया जो मिला रीवैल्यूएशन के कारण, वो रीइवैल्यूएशन ऑफ स्टोर। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, 800 माइनर हेड का ये सब, इधर भी और इधर भी। अगला है सरप्लस ऑन स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक का वेरिफिकेशन किया तो 100 आइटम आपके बुक में था, 102 आइटम निकला, तो 2 आइटम सरप्लस हो गया। और लास्ट वाला जो आइटम है वह है अनक्लेम्ड बैलेंस अंडर परचेज। आपने परचेज किया, ठीक है, और उसमें अनक्लेम्ड बैलेंस है। ठीक, अनक्लेम्ड बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि किसी ने उसका बिल आपसे क्लेम ही नहीं किया। मतलब कि मान लीजिए कि मैंने बहुत सारे पेन परचेज किए हैं अलग अलग सप्लायर से, तो 6 सप्लायर से परचेज किया था, 5 सप्लायर ने बिल क्लेम किया है और 6वें सप्लायर ने बिल क्लेम ही नहीं किया है। जब वो बिल क्लेम नहीं करे तो उसको पेमेंट थोड़ी दीजिएगा, सही है कि नहीं? यस सर। अब आप देखिए, ये सारा का सारा खेल किसका है? 800 माइनर हेड का है। ठीक है, सारा का सारा जितना आपने देखा, इधर में 3 आइटम देखा, इधर में 6 आइटम देखा, कुल 9 आइटम, ये सब मैंने आपके लिए सर्च करके निकाले हुए हैं। इसी में रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एक वर्ड है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या कहता है? व्हेन अ फाइन इम्पोज्ड और अ डिपॉजिट कॉन्फिस्केटेड। ठीक, अगर किसी को फाइन लिया जाता है, किसमें? लिक्विडेटेड डैमेज में, या उसका डिपॉजिट हम लोग जब्त कर लेते हैं। और डिपॉजिट जब्त कब करते हैं? जब उसको ब्लैकलिस्ट करना, वो छोड़ के भाग गया, अभी समय पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, वो छोड़ के भाग गया, तो उसका डिपॉजिट हम क्या करते हैं? जब्त कर लेते हैं। उसी को कहा जाता है डिपॉजिट कॉन्फिस्केटेड। उसको भी कहा जाता है जो मैंने पहले बताया है, ठीक है, कि उसका समय सीमा पूरा हो रहा है, उसको हमने कहा कि इसको रिवैलिडेट करवाओ, और वो रिवैलिडेट करवाने को तैयार नहीं है। 2 केस में हम लोग क्या करते हैं कि और वो किस वजह से होता है? जब कॉन्ट्रैक्टर को पेनलाइज किया जाता है फॉर अबैंडनमेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, हजारीबाग से सड़क बन रही है बरी तक, ठीक, उस सड़क में कॉन्ट्रैक्टर ने आधे में ही काम छोड़ करके कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में हमने उसके जो डिपॉजिट थे उसको कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया, और उसको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ पेनल्टी में बी टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहां पे जो आपने पेनल्टी रिकवर की है उसको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और ये भी आपको लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड के उसी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब आपको 800 माइनर हेड और 900 माइनर हेड पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया, जो मैं उम्मीद करूं कि हाँ ठीक ठाक सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट सर, अब क्लियर हो गया डाउट, है ना? चलिए फिर सर रिडक्शन हम आगे बढ़ जाते हैं। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बता रहा हूं मैं। देखिए, मेरे पास में क्या हुआ कि कुल मिलाकर के एक काम है जिसको मैंने 100 रुपए में करवाना था, क्लियर? यस सर। तो 5% हम उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले रखवाते हैं, इंटरेस्ट बियरिंग। तो 5 रुपए हमने रखवा लिए। हाँ हाँ। और कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया या लेट काम किया, अगर काम नहीं किया तो हमने उसको पेमेंट ही नहीं किया और 5 रुपए भी जब्त कर लिए। यस सर। तो अगली बार जो हमारे पास में काम होगा, ठीक है ना, वो हमारा जो एस्टीमेट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, वो अब 100 रुपए का ना होकर के 95 रुपए का रह जाएगा। अच्छा, क्योंकि 5 रुपए तो है नहीं मेरे पास में ऑलरेडी, अब हमें खर्च तो 95 करने हैं। हाँ 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 हाँ, कम एक्सपेंडिचर। तो वो जो 5 रुपए, हाँ, वो जो 5 रुपए हमने पहले उसको रख रखा है, वो हमारा रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट होगा। आमदनी नहीं है, दैट इज नॉट माई इनकम। ठीक है? यस ट्रू। यस सर। मैंने क्या कहा कि आपकी वास्तविक आय, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने एक कहीं पे इनकम अक्रू कर लिया था, ठीक है, किसी और के ऊपर मैं लायबिलिटी जनरेट कर दी थी, कोई काम करके, कोई सर्विस दे करके, कोई आइटम प्रोवाइड करके, कुछ भी सेल प्रोसीड करके। लेकिन अगर आपने किसी का पेनल्टी के तौर पर कोई फाइन इम्पोज किया हुआ है, तो वो आपका क्या कोई काम है जिसकी वजह से आपको आमदनी हो गई है? नो सर। नहीं ना? ठीक है, इसी टर्म को रेमिशन कहा जाता है। खर्चे में तो कमी नहीं होगी, समझे? लेकिन वो 5 रुपए जो है पहले से आपके पास में है ना, तो अब आपके जेब में से तो 95 रुपए लगने हैं।
है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो रेमिशन यही है, समझिए। रेमिशन का मतलब छूट। छूट का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी को छूट दी है, ठीक है। हमने चार्ज किया था, जैसे डिस्काउंट समझ लीजिए आप। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको आप ऐसे समझेंगे कि हम उसका शॉर्ट असेसमेंट करेंगे। रिफंड करेंगे तब जब मान लीजिए कि हमने उसको 300 रुपए की जगह 200 रुपए चार्ज करने थे, 300 रुपए कर लिए। वो कहेगा हमको कैश दो 20 रुपया, तो कैश अगर हम 20 रुपया देंगे तो वो क्या होगा? रिफंड होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। रिफंड होगा। और हाँ, और हम उसको दूसरा करेंगे, भैया कैश तुम मत लो, अगली बार तुम हमको 280 की जगह 260 देना। वो जो 260 उससे हमने लिया है उसी को कहा जाता है रेमिशन, यानी छूट, यानी डिस्काउंट। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिए 9.4.2 में आते हैं। नोट बंद क्यों कर दी? क्योंकि मैंने तो अच्छे से नोट बनाया है। सर कहाँ पे? 9.4.2। 4.2, हाँ हाँ, देखिए मैंने अच्छे से नोट बनाया, देखिए। ठीक है, नोट बनाने की वजह से होता है क्या, लैंग्वेज को बार बार पूरा पढ़ना नहीं पड़ता है। हाँ, तो नोट में ऐसा है कि रिफंड और रेमिशन तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू दैट। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तब आपको ओरिजिनल एंट्री के सामने में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने उसको फॉर्म 49 रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी में असेसमेंट के टाइम पे, जो आज से 6 महीने पहले असेसमेंट किया था, वहां पे उसकी एंट्री की थी, ठीक, कि आप हर महीने किसी पर्टिकुलर आदमी से 280 रुपया चार्ज करेंगे, ठीक, या 300 रुपया करेंगे, जो आपने लिखा। और अब आपने उसको या तो रिफंड किया 20 रुपया, या तो रेमिशन में अगली बार 300 की जगह पे 260 रुपए की एंट्री ली है, सो दैट शुड बी एडजस्टेड, है ना। तो आपको ओरिजिनल एंट्री में उसकी रिकॉर्ड एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरी, आप जो वाउचर उसको देंगे, पेमेंट किया है आपने या रिसीट किया है, तो आपने जब रिसीट किया है तो आपको याद कीजिएगा, रिसीट करेंगे तब तो चालान से जमा होगा, लेकिन 20 रुपया जो रिडक्शन होगा, चाहे तो आप 20 रुपये पेमेंट करेंगे। आखिर ये ना करेंगे जी कैश रिकवरी में, सॉरी कैश रिफंड में, है ना। तो वो वाउचर से ना पेमेंट होगा, बिल से पेमेंट होगा, जो कि पेमेंट के बाद में वाउचर बन जाएगा। तो वाउचर के पीछे भी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यही यहाँ लिखता है 9.4.2 में लिखता है कि अ सर्टिफिकेट ऑफ सच ए नोट हैविंग बीन मेड शुड बी गिवन इन ऑल वाउचर फॉर रिफंड। समझे? सभी वाउचर के पीछे में एक सर्टिफिकेट का नोट लिखेंगे, ठीक, कि हमने इस तरह का रिफंड दिया है, सो दैट द एरनियस रीपेमेंट शुड बी अवॉइडेड। फिर दूसरी बार इसी तरह की कुछ गलती ना हो जाए। क्लियर, समझ गया है? यस सर। आगे कहता है एनी एक्नॉलेजमेंट प्रीवियसली ग्रांटेड शुड बी टेकन बैक। अगर पहले से कोई एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया है उसको हम लोग टेक बैक कर लेंगे, राइट। तो अब हम लोग आते हैं 9.5 में, जो कि अकाउंटिंग प्रोसीजर है। आ जाए? यस सर, ये लास्ट पार्ट है शायद। हाँ, इसके बाद लाइसेंस आने का। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे, ना तो वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। भाई ये बहुत सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नहीं, आप लोग तो नहीं सर, जो नहीं उसकी बात हाँ, करते। हाँ बोलिए। नहीं सर, ये अचानक हो गया ना, किसी को पता नहीं था। कैसे पता नहीं था? मैंने कल ही अनाउंस किया है कि संडे में करूंगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग आते हैं 9.5.1 में। 9.5.1 हमने पहले पढ़ा दिया है, फॉर्म 46 के बारे में कह दिया है कि जितना भी रिसीट होता है उसको सब कुछ फॉर्म 46 में लेना पड़ता है, ठीक। लेकिन अगर बहुत सारा छोटा छोटा रिसीट है लाइसेंस फी की रिकवरी से रिगार्डिंग, तो हर छोटी छोटी एंट्री को फॉर्म 46 में आप नहीं लेते हैं, उसको आप लेते हैं फॉर्म 49 में। फॉर्म 49 जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है, वो है रजिस्टर, है ना। और ये रजिस्टर जो मेंटेन होता है उसमें इंडिविजुअल वाइज मेंटेन होता है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल, है ना। और इसमें क्या होता है कि आपका पूरा एंट्री लेकर के जो डे एंड का टोटल है कि मंथ एंड का टोटल, देखिएगा जरा एक मिनट। सर ये 9.5.4 यहाँ पे बोल रहे बोलिए हैं बोलिए ना। 49 से 46 जाएगा, 49 से 46 जाएगा। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, 49 से 46 जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ, ओके। ठीक है। 9.5.4 द मंथली टोटल, ठीक है ना, द मंथली टोटल ऑफ फॉर्म 49, ठीक है, टू फॉर्म 46। क्लियर? ये कहां लिखा हुआ है? 9.5.4 में।
सर इसका रीजन ये है ना कि बहुत सारा रेवेन्यू रिसीव हाँ डीओ बिल्कुल ऑफिस यही में रीजन है और कोई वजह नहीं। क्या बोल रहे हैं? डीओ ऑफिस में मेंटेन होगा 49। हाँ ये जो होता है ना, हाँ रजिस्टर ऑफ 49 जो होता है वो डिविजनल ऑफिस में मेंटेन होता है। 46 46B। ओके ये भी डीओ। ये भी दिया और मुझसे किसी ने सुबह पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगा, CPWA यानी कैश बुक, CPWA 1 यानी कैश बुक, वो भी डिविजनल ऑफिस में ही, पेटी कैश बुक सब डिवीजन ऑफिस में। ठीक है सर, वो मैं पूछा था सर, मैं वो पूछा था। अच्छा, आपकी आवाज तो नहीं थी सुबह सुबह, मुझे किसी ने फोन करके पूछा है। मतलब फोन चलिए। नहीं, मैं आपका डाउट सेशन में पूछा था। डाउट सेशन में पूछने से क्या होता है, मुझे किसी ने फोन करके पूछा। खैर 9.5.1 में बता दिया, 5.2 बता दिया, 5.3 को अच्छे से एलेबोरेट कर दिया। 5.4 में भी कुछ नहीं है, सिंपल यही है कि आपको लाइसेंस फी की अगर कोई नई बिल्डिंग आती है उसमें एंट्री करनी पड़ती है। अगर बहुत सारा एंट्री होता है तो उसको मंथली टोटल को फॉर्म 46 में डालते हैं। तो 9.5.4 भी खत्म हो गया। 9.5.5 मैंने बताया है, इसके बारे में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे बिल्डिंग हैं जो कि लाइसेंस फी से फ्री हैं, जो अगर लाइसेंस फी से फ्री हैं उनको असेसमेंट नहीं करना होता है इस 49 में, और उनकी लिस्ट यहां दी गई है। तो आप लोगों को वो लिस्ट ध्यान से पढ़ना होगा, जिसको असेस करके लेना होता है और जिसको असेस करके नहीं लेना होता है। ठीक है, तो कौन सी बिल्डिंग है फॉर्म 49 रजिस्टर में? ठीक है, डू और डोंट, डू और डोंट नहीं, इन और आउट कर देते हैं। ठीक है, इन नॉट इन, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो नॉट इन में पहले देख लीजिए, प्रेसिडेंट का और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यानी गवर्नर का। और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लिखा गया है क्योंकि यूनियन टेरिटरी के मामले में वो गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। समझ गए? तो इसका प्रेसिडेंट का जो बिल्डिंग होता है, ठीक है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, तो उसको आप क्या समझिएगा, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये लाइसेंस इनको जो बिल्डिंग मिलती है फ्री लाइसेंस फ्री होती है, इसलिए इसको फॉर्म 49 में नहीं लेना होता है। क्लियर? अगला, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्टल होते हैं, जेल के अंदर जो बैरक्स होते हैं, वो सब लाइसेंस फ्री होते हैं। पुलिस लाइन जहां कोई नहीं जाना चाहता है, देखिए जितने बिल्डिंग हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता है, इवन पुलिस वाले भी पुलिस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, वो सबके सब लाइसेंस फ्री है। तहसील, समझे? तहसील, तहसील क्या होता है सर? तहसील में लेकिन लोग जाना चाहते हैं जी, है कि नहीं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ ठीक है, स्कूल कॉलेजेज अगर रेसिडेंशियल है तो। जमीन की रजिस्ट्री होती है वो तहसील होता है। हाँ वही ओके तो सर, लोग जाना चाहते हैं, थैंक यू सर ज्ञानदेव सर। है ना? नहीं पूछ ठीक रहे है। थे सर तो ये तहसील सब क्या होती है आपका? हाँ तो ठीक है ना, अब मैं कहाँ कह रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ तहसील ठीक है। तहसील की अच्छा। कॉलोनी होती। यहाँ पे, हाँ अब रुके, प्राइवेट बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, समझे कि नहीं, तो उसको लेना है, इसलिए मैंने इन वाले कॉलम में लिखा है, ये लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रुप डी एम्प्लॉय, जैसे कि वो आपका जो दफादार होता है, नाइट वॉचमैन होता है, ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ उन लोगों को फ्री में मिलता है, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी है उसके बावजूद भी उनको देना पड़ता है। बाप रे बाप, ऐसा कौन सा ग्रुप डी जैसे कि दफादार, ठीक है, नाइट वॉचमैन, अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, समझे? इसी तरह के कुछ और लोग, पानी भरने वाला, वाटरमैन बोलते हैं। हाँ, वाटर सप्लायर समझ लीजिए, ओके, समझे? इसको फ्री में नहीं दीजिएगा, बोले पानी नहीं भरेंगे जाओ। बिजली वाला, इलेक्ट्रिशियन, ये सब चतुर्थ वर्गीय होता है, ग्रुप डी होता है, समझ गए? इन सबको देना ही पड़ेगा फ्री में, नहीं तो रहबे नहीं करेगा तो चल जाएगा घर। आप समझते रहिए आपका रात में बिजली गोल हुआ तो। क्लियर? ओके सर। हाँ, ऑन क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ वर्क,
इन्वॉल्विंग, हम नोट 3 पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन और इक्विपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज ए रेसिडेंस और एक्सपेंडिचर ऑन एडिशन और अल्टरेशन टू एग्जिस्टेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, द डिविजनल अकाउंटेंट शुड सी, अगर कोई नया बिल्डिंग बना है या अगर कोई पुरानी बिल्डिंग में ही अल्टरेशन और एडिशन का काम हुआ है तो डिविजनल अकाउंटेंट देखेगा कि उसकी कीमत को फॉर्म 49 में ले लिया गया है या नहीं। यहाँ लिखा गया है नोट 3 में, क्या देखेगा? इफ इट इज अ न्यू बिल्डिंग इट शुड बी एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी। क्लियर? ठीक है ना? अगर असेस करने के लिए जो आपको लाइसेंस फी असेस करना पड़ता है या रिवाइज करने के लिए, मतलब नई बिल्डिंग हुई है तो उसका तो लाइसेंस फी असेस करना पड़ेगा ना, या अगर पहले से असेस किया गया तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा ना। अगर दोनों ही केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी ली गई है कि नहीं। क्लियर? और तीसरा जो है सीपीडब्ल्यूडी के कोड के अकॉर्डिंग है, इसलिए उसको आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। चलिए नोट 4 में क्या देखते हैं? नोट 3 अप्लाइड ऑल्सो। तो नोट 3 का मतलब क्या हुआ कि अल्टरेशन और एडिशन की बात हो रही है ना, जिसमें डिविजनल अकाउंटेंट देखेगा। ठीक है? वो फर्नीचर के मामले में भी सही है, क्योंकि फर्नीचर भी उसको अलग से सेपरेट लाइसेंस भी उसका असेस किया जाता है। तो वो नया फर्नीचर आ गया है ना, तो उसके असेसमेंट के लिए टाइमली असेस कर लिया गया है कि नहीं, और असेस कर लिया गया है नहीं, फर्नीचर खरीदा गया है तो उसको रजिस्टर ऑफ 49 में एंट्री किया गया है कि नहीं, और अगर एंट्री कर लिया गया है तो असेस करने या रिवाइज करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी ली गई है कि नहीं। क्लियर हुआ? माने ये बिल्डिंग के मामले में भी सही है, फर्नीचर के मामले में भी सही है, दोनों ही मामले में कौन देखेगा? डिविजनल अकाउंटेंट। क्लियर हुआ? क्लियर। ओके सर, ओके। है ना? हाँ। नोट 5, बिल्डिंग इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड। हाँ, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें आप समझिए क्या है। मान लीजिए बिल्डिंग अभी बन करके तैयार ही हुआ है, हमने उसका पेमेंट दे करके क्लोज नहीं किया है, यानी असेस नहीं किया है, और उससे पहले कोई आके घुस गया, घुस सकता है। समझ गए? क्योंकि अभी तक उसका लाइसेंस फी असेस नहीं किया गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोविजनल लाइसेंस फी उसको अप्रूव करेगा। इतना ही है बस। Okay, close the account of expenditure From the से date of the पहले ही। occupation ना सर? जिस दिन से ऑक्यूपाई करेगा उसी दिन। ओके ओके ओके, क्लियर हुआ? कॉपी डेट। हाँ है कि नहीं? नोट 6, सप्लीमेंट्री रूल में FRSR, कहाँ गई मेरी किताब? ये रहा। ठीक है? सप्लीमेंट्री रूल में स्टैंडर्ड लाइसेंस फी का जिक्र किया गया है और डिस्काउंटेड लाइसेंस फी का भी जिक्र किया गया है। हालांकि मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों को बोला था तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये आप लोग की जिम्मेदारी बनती, मेरी गलती नहीं है। समझ गए? तो दो वर्ड है, कौन से? एक स्टैंडर्ड लाइसेंस फी है और एक डिस्काउंटिंग है। ठीक है? स्टैंडर्ड लाइसेंस फी को पीरियोडिकल रिव्यू करना होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ ये देखने का काम डिविजनल अकाउंटेंट का है। क्लियर? क्लियर सर। और जिस इलाके में डायरेक्टर ऑफ एस्टेट है वहां पे वो रिव्यू करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और जहां वो नहीं है वहां पे डीओ रिव्यू करता है, डिविजनल ऑफिसर जी। यस सर। तो जहां वो होता है वहां हर 3 साल में एक बार करना पड़ता है। बोलिए। हाँ, डायरेक्टर ऑफ स्टेट के थ्रू। लेकिन असेस चाहे आप 3 साल में एक बार कीजिए, लेकिन इसकी एंट्री आपको महीने मंथ बाय मंथ करनी होती है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई नई बिल्डिंग एक्वायर कर ली जाए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी बिल्डिंग में कोई एडिशन अल्टरेशन कर दिया जाए, है कि नहीं? पॉसिबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये लिखा है 9.5.6 में लिखा है, द एंट्री रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी शुड बी मेड मंथ बाय मंथ। समझ गए? और किसी भी तरह का असेसमेंट कर लिया गया है, इसको आपको अपने सबऑर्डिनेट को, यानी कि डिविजनल ऑफिसर है तो उसका सबऑर्डिनेट कौन होगा? सब डिविजनल ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर? यस सर। जो भी उसको, हाँ, उसको जानकारी देनी होगी कि हमने, हाँ जो भी है, तो उसको जानकारी देनी होगी कि हमने लाइसेंस फी के असेसमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस किए हैं, तो दैट अल्टीमेटली रिकवर उसी को करना है ना। ठीक है? चलिए नोट में आते हैं। 9.5.6 के नोट में, कोई प्रॉपर्टी जो है ऑक्यूपाई की गई है फ्री ऑफ लाइसेंस फी, तो फ्री ऑफ लाइसेंस फी का मैंने आपको दिखाया था ना, प्रेसिडेंट वगैरह 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 वगैरह, पार्टिकुलर विद फुल पार्टिकुलर।
है ना, और इफ द रेट ऑफ एनी फॉर एनी मंथ असेसमेंट इज नाइदर द स्टैंडर्ड रेट नॉट द 10% और 7.5%, ये डिस्काउंटेड रेट है। समझ रहे कि नहीं? इस केस में क्या करना होगा, एज द केस में बी ऑफ द ऑक्यूपेंट इमोल्यूमेंट अ सुटेबल रिमार्क should be made against the entry related to it. ठीक है? If a government servant is not entitled to but is actually allowed the benefit of 10% to 7.5% concession, concession का मतलब डिस्काउंट ही होता है ना, हाँ सर। समझ गए? उस केस में a reference to the specific order of government allowing to it be recorded in the remark column of the register of license fee. फॉर्म 49 में क्योंकि गवर्नमेंट कोई स्पेशल ऑर्डर देगा तभी ना उन लोगों को मिलेगा जी कंसेशन रेट पे, तो फॉर्म 49 में उसको अलग से रिमार्क लिखना पड़ता है। क्लियर है? नहीं Yes, सर, sir. ये दोबारा बताना तो सर, ये नोट पूरा। मैं बताता हूँ, सुनिए। 300 रुपया लाइसेंस फी है, यस, है ना, और 10% कंसेशन दे देंगे, बिल्कुल। लेकिन ये गवर्नमेंट अपने ऑर्डर पे देगी, ठीक है ना, तो अब 217 रिकवर कीजिएगा जी, और 30 रुपया जो आप रिकवर नहीं कर रहे हैं, समझे, उसकी एंट्री करेंगे फॉर्म 49 में विद गवर्नमेंट ऑर्डर। समझ गई? ओके ओके ओके। और ये 7.5%। हाँ, इसके लिए फंडामेंटल रूल का रूल नंबर 45 क्या है, रूल नंबर 45 1A4 और 45 B4 देख के हमको बताइए आप। वो तो यादव सर कुछ बोलना ठीक? चाहते हैं, बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए श्रीमान, बोलिए। % या 7.5%। हाँ बोलिए ना, हम तो जानना ही चाहते हैं, हम तो ज्ञान वही ज्ञान से आलोकित होने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ नहीं, वही कह रहा हूँ, जैसा 10% के लिए ऐसा 7.5%। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं चाहिए भाई। बस इसको कहते हैं सच्चा परीक्षार्थी, पास होने के लिए पढ़ना है, समझ गए? यस सर। हमारा एक सुनिए नारा है 55 से 65। हाँ सर, वही टारगेट है 55 से 65 तक। ठीक है? नहीं, मैं सच बता रहा हूं, देखिए मैं अपने बच्चों को कहता था कि आप लोग ज्यादा मत पढ़ लीजिए, टॉप होने का खतरा है, समझे, पर मुझे नहीं पता था कि ये खतरा मेरे घर में पहुंच जाएगा, मेरी वाइफ टॉप कर जाएगी। ये तो खुशी की बात बहुत है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। बहुत रिजल्ट आने के बाद अच्छा लगता है ना, लेकिन जब फेल कर जाती तो, समझे, आप लोग ये खतरा बिल्कुल मोल मत लीजिएगा कभी भी। 95 बोलिए, हाँ बोलिए। सर कर भला हो भला। कर भला सो हो भला। जी जी, सर लास्ट चलिए पॉइंट है 9.5.7 द टोटल रियलाइजेशन ऑफ ईच मंथ। हाँ बोलिए, नहीं वही बोला, लास्ट है ये, कंटिन्यू। फिर से पढ़ता हूँ। 9.5.7 द टोटल रियलाइजेशन ऑफ ईच मंथ शुड बी एक्सट्रैक्टेड एट द फुट ऑफ रजिस्टर। और अलग अलग क्या दिखाना है? हाँ बोलिए। चलिए फिर से बोलता हूँ। The total realization of for each month should be extracted at the foot of the register when registered in form 49 so as to show separately क्या क्या कैश रियलाइज इन द डिवीजन, पूरे डिवीजन में कितना कैश रियलाइज हुआ है उसको अलग दिखाना है। रिकवरी बाय डिसबर्सिंग एन अकाउंट ऑफिसर ऑफ द DPT डिफेंस पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड रेलवे अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कैश रियलाइजेशन को दिखाना है 3 हिस्से में, कौन सा और फुट दिखाना है। ठीक है, कहाँ दिखाना है? फुट नोट ऑफ फॉर्म 49। हाँ बोलिए। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? सर हो रहा है, पता हो नहीं रहा है, मेरी हो रहा screen- ठीक नो है, सर, हाँ ठीक अब आ है, ठीक है। गया सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ आ गया ना? अब आ गया। हाँ यस तो सर। मैं क्या कह रहा था, फुट नोट ऑफ फॉर्म 49 में क्या क्या दिखाना है? 3 चीजें दिखानी है। पहला कि डिवीजन में कितना रियलाइज हुआ है। तो डिवीजन में रियलाइज होने का मतलब सिविल डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। ठीक है,
दूसरा DRPT, डिफेंस रेलवे पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन ने कितना रियलाइज करके भेजा है, ठीक है। और तीसरा रिकवरीज अंडर द अकाउंट सर्कल रेफर्ड इन पारा 9.3.5। 9.3.5 के बारे में याद आ रहा है आप लोग को? अरे भैया ये 9.3.5 वही है कि कोई स्टाफ अगर सीधे पाओ के अंडर में है, समझे, डायरेक्ट और उसकी रिकवरी वहां कर ली गई है, हाँ डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है, तो आपके डिवीजन के अकाउंट में नहीं आएगा जी। स्टाफ ऑफ पाओ, ये है 3, समझे। ये फॉर्म 49 के फुट नोट में आपको तीनों की एंट्री लिखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? और यही खेल आपको फर्नीचर के साथ भी करना पड़ेगा। लिखता है इफ एनी बिल्डिंग आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल सर्विस सच एज फर्नीचर फॉर विच लाइसेंस इज चार्ज सेपरेटली, द अकाउंट ऑफ लाइसेंस इज चार्ज फॉर ईच बिल्डिंग रिस्पेक्ट ऑफ दिस सर्विसेज शुड बी केप्ट सेपरेट। वही खेल आपको फर्नीचर के साथ भी करना होगा। लास्ट में नोट लिखता है कैश रिफंड ऑफ लाइसेंस फी रियलाइज शुड बी शोन सेपरेटली एज माइनस रियलाइजेशन इन द रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड एंड दस डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ग्रॉस रियलाइजेशन ऑफ लाइसेंस फी। और यहाँ पे जब रियलाइज करेंगे कैश तो फॉर्म 49 में प्लस ना होगा जी। इसको कैसे समझेंगे, समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक। मान लीजिए डिवीजन में कितना रियलाइज हुआ, डिवीजन में रियलाइज हुआ 400 रुपया। DRPT से हम थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे रियलाइज हुआ 600 रुपया, और पाव से कितना रियलाइज हुआ 250 रुपया। तो आपका तीनों फिगर प्लस में ना आएगा, तो 400, 600 और 250 हुआ ना 1250 रुपया, समझे। अब मान लीजिए आप रिफंड कर रहे हैं, रिफंड कितना किया आपने, तो रिफंड किया आपने 200 रुपया या 250 रुपया, ठीक है। तो 250 रुपया यहाँ प्लस में लीजिएगा कि माइनस में लीजिएगा? माइनस। यही कह रहा है, यही कह रहा है, समझ गए। तो सेपरेट लिया था, अलग से दिखाना है, माइनस अलग से दिखाना है पर माइनस फिगर में दिखाना है जी, ये तो कह रहा है। ओके ओके, समझे कि नहीं? सर ये 9.3.5 मुझे अभी भी समझ में आया, एक बार बताइए प्लीज। 9.3.5 सिविल हाँ, वो सिविल वाला सर, सिविल पाओ वाला। बताता हूँ, देखिएगा। कल ये बताइए कि डिवीजन के जो अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ जमा होते हैं? तो डिवीजन सर वो स्टेट के पाओ बोले में। जी, हाँ वही। ना स्टेट का बात नहीं करिए, CPWD का बात कीजिए। पाओ है ना। और पाओ में एक डिवीजन का, डिवीजन 2 का, है ना, डिवीजन 3 का, सबका अकाउंट पाओ जमा होगा। यस सर। ऐसा पाओ A होगा, पाओ B होगा, पाओ C होगा, ये कंपाइल करेगा, ठीक है ना। और ये सब के सब कहाँ जमा करेंगे? प्रिंसिपल AO। प्रिंसिपल AO माने कौन? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। प्रिंसिपल हाँ, CCA, प्रिंसिपल CCA, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, दोनों एक ही है। अभी समझ में आई बात? अब सुनिएगा ध्यान से। अकाउंट बनाने का जो पर्पस है वो मंथली अकाउंट बनाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है एनुअल अकाउंट बनाना। सही कि गलत? सही। एकदम सही। बिल्कुल सही है ना। तो ये अकाउंट जो एनुअल अकाउंट बनाता है, कौन बनाता है? डिवीजन बनाता है कि पाओ बनाता है कि CCA बनाता है? सर क्या बोले, एनुअल अकाउंट? हाँ, कौन बनाता है? प्रिंसिपल है आई थिंक, CCA बनाता क्योंकि है, उसके बाद ये बनाता है। सब कंपाइल तो उसके पास आ जाता है डिवीजन कंपाइलेशन। डिवीजन मंथली अकाउंट बनाता है सर, पाव बनाएगा ना सर वो कंपाइल करके चारों से। और पाओ का काम करते उस क्या बोले, कंपाइलेशन, पाओ कंपाइल करके खाली CCA को भेज देते हैं, समझ गए। कंपाइलेशन को देख के वो अब आपका सवाल, हाँ, अब आपका सवाल ये है कि जो लाइसेंस फी यहाँ रिकवर हुआ डिवीजन लेवल पे, ठीक है, उसने बता दिया कि हमारे पास में लाइसेंस फी 1000 रिकवर हुआ है, 1250 में 250 रिफंड होने के बाद में कितना रिकवर हुआ लाइसेंस फी? 1000 रुपया, ठीक है। ओके। अब पाओ का स्टाफ डिवीजन 1 के, ध्यान से सुनिएगा, पाओ का स्टाफ डिवीजन 1 के द्वारा अक्वायर किए गए
क्वार्टर में रहता है। समझ गए? स्टाफ है पाव का और क्वार्टर किसका है? डिवीजन 1 का। लेकिन याद कीजिए, गवर्नमेंट स्टाफ है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? पे बिल से। हाँ हाँ, absolutely, पे बिल या bill। कैश। नहीं हाँ, तो रिकवरी पाव ने कर ली है पे बिल से। समझ ओके। गए? सर ये तो डिवीजन करेगा ना, पाव, हाँ हाँ, क्या बोलिए? डिवीजन करेगा ना ये तो रिकवरी पे बिल से। नहीं भैया, सैलरी से होता है, मेरा तनख्वाह से होगा, कट जाएगा डायरेक्ट। ओके यस सर, पाओ करेगा। पाव का स्टाफ है ना, तनख्वाह उनको पाव दे रहा है। बिल्कुल सर। अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि सारा का सारा वापस कैश से ट्रांजेक्शन करके डिवीजन में भेजेगा और फिर यही अकाउंट यहाँ पर लेके आएगा। एक तो तरीका ये है, लंबा प्रोसेस है। और एक तरीका के सीधे ये 0216 में डाल देगा और उसका स्टेटमेंट भेज देगा, ले भैया स्टेटमेंट पूरी हो गई। पूरी हो गई। उसका स्टेटमेंट भेज देगा डिवीजन को। हो जाएगा। हाँ, ये 0216 में डाल करके इसका स्टेटमेंट भेज देगा इसको। ट्रू, ओके सर, डन। समझ गए ना? और फिर इस स्टेटमेंट का क्या करेगा? फॉर्म 49 का फुटनोट में डालेगा। फॉर्म 49 का फुटनोट में डालेगा। डालेगा नहीं डालेगा? यस। हाँ क्लियर? ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया सर। ड्राइंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना आप लोग मेरा बड़ाई करते हैं क्लास के दौरान, जो मेरा यूट्यूब पे पूरा वीडियो नहीं देखता है, उसको लगता है कि मां फालतू टीचर है। नहीं सर, मैं आपका पुराना वीडियो भी देखा, उसमें भी कमेंट किया हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरे लिए आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो यूट्यूब के कम्युनिटी में हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए। वरना आप लोग तो मेरी बड़ाई करते हैं और हर क्लास के एंड में करते हैं, लेकिन जो मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखता है उसको लगता है कि माँ फालतू टीचर है। नहीं सर, ऐसा कैसे कैसे को पाकिस्तान वाला लगता। अरे भाई आपको नहीं लगता है ना, बाकी लोग को लगता है। ठीक है, कैसे कैसे को पाकिस्तानी लड़का बताइए पूरा वीडियो देख लिया तो वहां से हमको लव भेज रहा है, बताइए तो। सर आप तो इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो गए हैं। चलिए फिर, थैंक यू, आप ही लोगों ने बनाया है। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट सर। तो मिलते हैं हम लोग, हाँ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, चैप्टर 22 है ना। थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर